दोनों बहनें आने जाने वाले लोगों की तरफ ऐसे देख रही थीं जैसे कि वो सबसे विनती कर रही हों कि उनके भी राजमा चावल के ठेले पर आ जाओ, लेकिन कोई उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। सुबह का बना हुआ राजमा चावल शाम होने तक भी एक प्लेट नहीं बिका था। मुझे नहीं लगता अब कोई हमारे यहाँ राजमा चावल खाने के लिए आएगा। हम दोनों के नाम की तरह हमारे काम पर भी पानी फिर गया है। कितना सोचा था हमने कि क्या काम करें, और आखिर में हमने राजमा चावल को चुना, लेकिन लगता है कि हमसे गलती हो गई है। अब हम दोनों बहनों को ये काम छोड़कर किसी के घर झाड़ू पोछा का काम कर लेना चाहिए। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब देखो कोई काम नहीं बनता तो तुम सीधा घर में झाड़ू पोछा करने के लिए बोलने लगती हो। तो क्या गलत कहती हूँ? पिछले 3 महीने से बाबा बिस्तर पर चिपके हुए हैं, माँ उनकी सेवा में लगी रहती है। 1 महीना हमने किसी के घर झाड़ू पोछा बर्तन किया तो कम से कम हमें पैसे तो मिले थे, लेकिन तुम्हें तो अपना काम करने की धुन सवार थी। अब बताओ, पिछला काम हमारा चला नहीं, अब राजमा चावल सोचा तो वो भी नहीं चल रहा है, तो क्या करें? इतना उदास क्यों हो रही हो? आज हमारा पहला दिन है और हम इतना सारा भी राजमा चावल बनाकर नहीं लाए थे कि तुम्हें इसके खराब होने का दुख हो। शायद तुम भूल रही हो, इस काम को शुरू करने के लिए हमने अपने पड़ोसियों से पैसे उधार लिए हैं, हमें वो पैसे भी तो चुकाने हैं। तभी वहां पर एक कुत्ता आ जाता है और वो उनके ठेले के पास आकर पूंछ हिलाने लगता है। मेघा उस कुत्ते को देखती है तो एक प्लेट निकालकर उसमें राजमा चावल डालकर उसके आगे रख देती है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक नहीं है, कुत्ता राजमा चावल खाता है क्या? मेघा ने कुत्ते की तरफ देखा, वो बड़े मजे से राजमा चावल खा रहा था। फिर वो दोनों बहनें अपना ठेला लेकर घर की तरफ चल देती हैं। आ गई तुम दोनों, कैसा रहा आज का दिन? कुछ पैसे कमाए तुम दोनों ने? नहीं, आज हमारा खाना बिल्कुल भी नहीं बिका। मुझे लगता है ये थोड़ा राजमा चावल जो बच गया है ये हम खा लेते हैं। जब राजमा चावल बिका ही नहीं तो इतना कम कैसे बचा? वो ऐसा हुआ ना माँ, एक कुत्ता वहां आ गया, वो मुझे बहुत भूखा लग रहा था तो मैंने उसे राजमा चावल दे दिया। क्या बात है तुम्हारी मेघा, 1000 रुपए उधार लिए हुए हैं हमने इस काम को शुरू करने के लिए, और तुमने सारा खाना कुत्ते को खिला दिया। खैर, आज तो ऐसा हो गया, लेकिन आइंदा ऐसा मत करना। आपको क्या लगता है हमारा ये काम चलने वाला है? मुझे तो आज का दिन देखकर ही लग गया कि अब ये काम नहीं चलेगा। तुम इतनी जल्दी सब कुछ कैसे सोच लेती हो? 1-2 दिन और दो मुझे, देख लेना ये काम जरूर चलेगा। माँ, अब बाबा की तबीयत कैसी है? वैसी ही है जैसे तुम सुबह छोड़कर गई थी। तुम्हारे बाबा अगर ठीक हो जाएं, तो इस घर के हालात फिर से अच्छे हो जाएं। न जाने कैसा मनहूस दिन था। उसके बाद 3 महीने हो गए, लेकिन ये बिस्तर से नहीं उठे। 3 महीने पहले तक बरखा और मेघा के बाबा एक जगह पर सामान ढोने का काम किया करते थे, लेकिन एक दिन अचानक उनके हाथ से सामान गिर गया और वो भी लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे आ गए और वो सामान उनके ऊपर आकर गिर गया। तब से उनके कमर में ऐसी चोट लगी कि उन्होंने बिस्तर ही पकड़ लिया। अगले दिन सुबह, मेरे बच्चों, कोई भी काम शुरू करने के बाद इतनी जल्दी घबराना नहीं चाहिए। देख लेना, आज तुम्हारा राजमा चावल जरूर बिकेगा। हाँ बाबा, हमें भी पूरी उम्मीद है, लेकिन आप बिल्कुल मत घबराओ। अगर हमारा राजमा चावल का काम नहीं चला तो हम दोनों बहनें कुछ और कर लेंगी। हाँ बाबा, बस आप अपना ध्यान रखो और जल्दी से अच्छे हो जाओ। फिर दोनों बहनें राजमा चावल का ठेला लेकर उन्हें बेचने के लिए पहुंच जाती हैं। वो ठेला खड़ा करती हैं कि तभी वो कुत्ता वहां पर पूंछ हिलाते हुए आ जाता है। क्या बात है मेघा, ये तो एक दिन में ही तुम्हारा दोस्त बन गया। देखो, तुम्हारे पास राजमा चावल खाने आया है। लाओ, आज मैं इसको राजमा चावल खिलाती हूँ। फिर वो एक पेपर प्लेट निकालती है और उसके ऊपर थोड़ा सा राजमा चावल निकालकर उस कुत्ते को खाने के लिए देती है। खाना खाने के बाद कुत्ता वहीं पर बैठ जाता है और पूंछ हिलाने लगता है। अरे, ये तो यहीं बैठ गया। इसको यहाँ बैठा हुआ देखकर तो ग्राहक वैसे ही नहीं आएंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है, कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये हमारा पालतू कुत्ता है। दोनों बहनें आवाज लगाने लगती हैं, राजमा चावल, गर्मा गर्म राजमा चावल, बढ़िया राजमा चावल। लेकिन उनकी दुकान पर कोई नहीं आता
दोनों बहनें उदास होने लगती हैं कि तभी दोपहर में एक बूढ़ी औरत उनके पास राजमा चावल खाने के लिए आती है। वो पेट भरकर राजमा चावल खाती है और वहां से जाने लगती है। अरे अम्मा, आपने पैसे तो दिए ही नहीं। पैसे? पर बेटा, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। मुझे तो भूख लगी थी, इसीलिए राजमा चावल मांग कर खा लिया। लेकिन ये राजमा चावल तो हमने बेचने के लिए रखा हुआ था, इस तरह फ्री में सबको खिलाने के लिए नहीं। अरे माफ करना बेटी, मुझे लगा तुम लोग राजमा चावल वैसे ही खिला रहे हो। चलिए, अब क्या किया जा सकता है, आपने तो राजमा चावल खा ही लिया है। घबराओ नहीं बेटियों, तुम्हें बहुत अच्छा फल मिलेगा इस काम का। वो औरत चली जाती है। मेघा और बरखा अभी भी लोगों की तरफ देख रही थीं कि तभी वो कुत्ता उठता है और उनके ठेले के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। मेघा और बरखा को सब कुछ वहां पर धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है और फिर एकदम से ये सब कुछ सही नजर आने लगता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वो सब क्या हो रहा है। वो देखती हैं कि अचानक सभी लोग उनके ठेले की तरफ आने लगे हैं। वाह, क्या खुशबू आ रही है राजमा चावल की। एक प्लेट राजमा चावल तो देना। हाँ जी हाँ, अभी लीजिए हमारा राजमा चावल, बहुत ही स्वादिष्ट है। आप एक बार खाएंगे तो फिर बार बार आएंगे। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से एक प्लेट राजमा चावल मुझे भी दे देना। मेघा और बरखा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर अचानक से भीड़ कैसे बढ़ती जा रही थी और वो सबको राजमा चावल खाने के लिए देती जा रही थी। वो कुत्ता भी वहीं कोने में शांत बैठा हुआ सबको देख रहा था। ये सब क्या हो रहा है मेघा? तुम देख रही हो, लोगों की भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है और हम जितना राजमा चावल खिला रहे हैं, पतीले में उतना ही वापस भी आ जा रहा है। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हमें इसी की ही तो जरूरत थी। सभी राजमा चावल की खुशबू से उनकी ओर खिंचे चले आ रहे थे और उनका राजमा चावल खाने के बाद वो लोग खुशी खुशी पैसे देकर और तारीफ करके जा रहे थे। मुझे तो राजमा चावल बहुत पसंद है और मैं बहुत जगह का राजमा चावल खाकर आई हूँ, लेकिन इतना स्वादिष्ट और बढ़िया राजमा चावल मैंने तो आज तक नहीं खाया। तुम कोई सीक्रेट मसाले इस्तेमाल करती हो क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई सीक्रेट मसाला नहीं है हमारे पास। बस जो भी मसाले हम उसी को अपने हाथों से तैयार करते हैं। वो औरत 2 प्लेट राजमा चावल पैक भी कराकर ले जाती है। सभी ओर राजमा चावल की धूम हो जाती है। शाम को दोनों बहनें देखती हैं कि पतीले में अभी भी राजमा चावल भरे हुए हैं और आज उन्होंने राजमा चावल बेचकर बहुत सारे पैसे भी कमा लिए हैं। आज तो जो कुछ भी हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन समझ में नहीं आया आखिर ये सब हुआ कैसे। मुझे लगता है वो औरत हमें आशीर्वाद देकर गई थी, उसका आशीर्वाद फल फूल गया है। हो सकता है, लेकिन मुझे तो लगता है इस कुत्ते ने हमारे ठेले के चारों तरफ चक्कर लगाया है, उसके बाद से ही ये जादुई राजमा चावल तैयार हो गया। दोनों बहनें एक प्लेट में राजमा चावल निकालकर उस कुत्ते को खाने के लिए देती हैं और वो भी बड़े आराम और मजे से उसे खा लेता है। उसके बाद वहां से चला जाता है। दोनों बहनें बचे हुए राजमा चावल को लेकर घर आ जाती हैं और पतीलों में राजमा चावल देखने के बाद, हे भगवान, लगता है आज भी तुम्हारा काम नहीं चला। न जाने लोगों के खाने का काम कैसे इतना अच्छा चल जाता है। माँ, आज तो हम भी हैरान हैं। ये राजमा चावल बचा हुआ राजमा चावल है और तुम्हें पता है आज हम लोगों ने इतना काम किया और ये देखो कितने सारे पैसे भी हैं और ये राजमा चावल भी खत्म नहीं हुआ है और सबसे बड़ी बात, ये खराब भी नहीं हुआ है। ये तुम कैसे जादुई बातें कर रही हो? भला ऐसा भी कहीं होता है कि खाना बट भी जाए और खत्म भी ना हो? हाँ बाबा, बिल्कुल हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ है। आपको पता है आज हम पूरा दिन काम करते रहे और देखो हम कितना सारा पैसा भी कमा कर लाए हैं। अब तो हम आपको एक अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे, आपका इलाज अच्छा कराएंगे और फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और हम सब अपना ये काम और भी आगे बढ़ाएंगे। अगले दिन सुबह दोनों बहनें उस बचे हुए राजमा चावल को देखने लगती हैं। वो अभी भी बिल्कुल ताज़ा लग रहा था। वो अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती हैं। राजमा चावल की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बरखा और मेघा को देखकर वो कुत्ता भी वहां पर आ जाता है और आराम से बैठ जाता है।
दोनों बहनें उसे खाना खाने के लिए देती हैं और उसके बाद से ही उनके ठेले पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। कल की तरह आज भी उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। जितना राजमा चावल बिक रहा था उतना ही पतीले में वापस भी आ जा रहा था, और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। अब दोनों बहनें बहुत खुश थीं। रोज अब वो आती और राजमा चावल बेचकर बहुत सारे पैसे कमाकर घर ले जाती। एक दिन, मुझे लगता है तुम्हारी वजह से ही हमारा राजमा चावल का व्यापार इतना अच्छा चल पड़ा है। अगर मैं सच कह रही हूँ तो अपनी गर्दन हिलाकर बताओ। वो कुत्ता खड़ा होता है और गर्दन हिलाने लगता है। दोनों बहनें समझ जाती हैं कि उस कुत्ते के वहां पर आने पर उनका मामूली सा राजमा चावल भी जादुई राजमा चावल में बदल जाता है। दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। फिर वो बहुत पैसे कमाती हैं, अपने बाबा का इलाज करवाती हैं। उनके बाबा भी ठीक होने के बाद अपनी बेटियों के साथ जादुई राजमा चावल का ठेला चलाने लगते हैं, और इस तरह उनका जीवन एक सुखी जीवन बन जाता है। और रोज बहुत सारे लोग उनके यहाँ पर आते और गर्मा गर्म स्वादिष्ट राजमा चावल खाते। कविता अपने 3 बच्चों के साथ अपनी माँ के घर बैठी हुई थी और लगातार रोई जा रही थी। अपनी माँ को इस तरह रोता हुआ देखकर उसके दोनों छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे थे। तब कविता की माँ उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, सुनो बेटी, इस तरह रोने से कुछ नहीं होने वाला। ये तो उस आदमी का रोज का काम हो गया है। मेरी बात मान, तू अब अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ सोच। रहने दो माँ, हर बारी ऐसा ही होता है। जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो मुझे ऐसी ही बातें सुनाती हो, और 2 दिन बाद तो मुझे ये बताने लगती हो कि पति तो परमेश्वर है, तुम्हें वहीं जाकर रहना होगा। लेकिन इस बार नहीं, इस बार तुम्हें नहीं पता माँ, उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। हाँ नानी, इस बार हम लोग भी वहां वापस नहीं जाएंगे। नानी, मुझे तो बहुत डर लगता है जब भी घर में ऐसा कुछ होता है। मैं तो डर के मारे पड़ोस वाली चाची के घर चली जाती हूँ। कविता की माँ अपनी बेटी और अपने नवासों की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो अपनी बेटी को ये एहसास दिलाए कि वो उसके साथ है और वो अब उसे कभी वापस नहीं भेजेगी। कविता अपने पति के साथ शहर के एक छोटी सी जगह पर रहती थी। उसका पति मजदूरी किया करता था, लेकिन उसकी संगत बहुत ही बुरी थी, जिस कारण में आए दिन वो शराब पीकर अपने घर आता और अपनी बीवी को मारने पीटने लगता। ऐसा होते हुए काफी वक्त बीत गया था। कविता का जब भी झगड़ा होता वो अपनी माँ के घर चली जाती, और फिर थोड़े दिनों बाद उसकी माँ उसे समझा बुझाकर वापस घर भेज देती। लेकिन इस बार उसके पति नरेश ने उसके साथ साथ बच्चों को भी बहुत बुरी तरह मारा पीटा था। उनकी इस हालत को देखकर इस बार कविता की माँ को नरेश पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और उसने मन ही मन सोच लिया था कि इस बार कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को वापस नहीं भेजेगी। लेकिन वो खुद भी इतनी अमीर नहीं थी कि अपनी बेटी और उसके बच्चों की अच्छी देखभाल कर पाती। इसी तरह कई दिन निकल गए। नरेश भी अपनी पत्नी और बच्चों को लेने इस बार नहीं आया। उधर कविता की माँ के घर धीरे धीरे रखा हुआ सामान भी खत्म होने लगा। उधर उसकी माँ अब बहुत चिंता करने लगी थी। माँ, तू परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी। बेटी, तू तो मेरी हालत जानती ही है। थोड़ा बहुत काम जो करती हूँ बस उसी से अपना गुजारा कर पाती हूँ। अब तुम लोग आ गए हो तो मैं काम पर भी नहीं जा पा रही हूँ। माँ, तुझे अब काम पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं काम पर जाऊंगी, तो सिर्फ बच्चों का ध्यान रख। अगले दिन कविता जहाँ उसकी माँ काम करती थी वहां पर पहुंच जाती है। अच्छा, तो तुम उनकी बेटी हो? उन्हें क्या हुआ? कई दिनों से आ नहीं रही थी, मैंने सोचा काम छोड़ दिया क्या? वो जरा माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो काम पर नहीं आएंगी। उनकी जगह मैं आऊंगी अब से काम पर। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो, काम बिल्कुल अच्छे से करना है और ईमानदारी तो होनी ही चाहिए। तुम्हारी माँ मेरे यहाँ पर बरसों से काम कर रही है। अब जी, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये कहकर कविता काम पर लग जाती है। कई दिन वो लगातार इसी तरह काम पर आती है और घर जाती है। एक दिन वो अपने बच्चों के लिए रास्ते से सब्जी पूरी लेकर जाती है। घर आने पर, माँ, सब्जी पूरी लेते वक्त मुझे एक ख्याल बार बार आ रहा था। क्या ख्याल आ रहा था कविता? क्या चल रहा है तेरे मन में, मुझे भी बता। माँ, क्यों ना हम लोग भी सब्जी पूरी बेचने का काम करें? ये ख्याल तुझे कैसे आया, और हम सब्जी पूरी का काम कैसे कर सकते हैं? यहाँ कहाँ सब्जी पूरी का काम चलेगा? हर घर में हर औरत को सब्जी पूरी बनानी आती है। माँ,
मैंने माना कि हर औरत सब्जी पूरी बना सकती है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो सुबह सुबह खाली पेट घर से निकल जाते हैं और बाहर जाकर नाश्ते की तलाश करते हैं। मैंने देखा है, हमारे वहां पर सुबह सुबह लोग सड़क किनारे खड़ी हुई सब्जी पूरी, कचौरी सब कुछ खरीद रहे होते हैं। हाँ माँ, मेरे स्कूल के पास भी एक अंकल बहुत अच्छी सब्जी पूरी बनाते थे और सुबह सुबह उनके पास बहुत भीड़ होती थी। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं ये काम बड़े आराम से कर सकती हूँ और सुबह सुबह का काम है, पूरा दिन उसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब मैंने सोच ही लिया है, मुझे अपने बच्चों को खुद ही पालना है, तो फिर ओखली में सर तो देना पड़ेगा ना माँ। वो तो ठीक कह रही है तू, पूरा दिन हमारे पास और काम करने के लिए भी वक्त होगा, पर इसके लिए हमें पैसों की जरूरत होगी, और मेरे पास जो बचत है वो तो सिर्फ 1000 रुपए ही है। हाँ माँ, तो कौन सा हमें पूरा दिन काम करना है? सुबह सुबह का काम करना है, अपने घर के बर्तन लेकर चलेंगे, घर का ही सारा कुछ सामान होगा और वहां से फिर घर ले आएंगे। आखिर में कविता की माँ भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों शाम को बाजार जाकर जरूरत का सामान खरीद लाते हैं। अगले दिन कविता एक ऐसी जगह की तलाश करती है जहां पर बहुत सारे लोग सुबह सुबह या तो सवारी का इंतजार कर रहे होते हैं या अपने काम पर जाने की, और फिर उसे एक ऐसी जगह दिखाई दे जाती है जहां पर सुबह सुबह बहुत सारे मजदूर काम की तलाश में खड़े होते हैं, और उधर ही एक बस स्टॉप भी था जहां पर सुबह सुबह जाने आने वाले यात्रियों की भारी भीड़ होती है। वो खुश हो जाती है और अगले दिन सुबह सुबह वो अपनी माँ के साथ वहां पर जाकर सब्जी पूरी बनाने लगती है। 30 की 4 पूरी, 30 की 4 पूरी। कविता, तुझे क्या लगता है कोई आएगा पूरी खाने के लिए? माँ, थोड़ा सब्र करो, अभी तो हम लोगों ने दुकान ही शुरू की है। तभी 2 लोग वहां पर आते हैं और सब्जी पूरी के लिए बोलते हैं। कविता फटाफट सब्जी पूरी तैयार करती है और उसकी माँ उन्हें खाने के लिए देती है। सब्जी पूरी का स्वाद उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है और वो एक एक प्लेट और खा जाते हैं। उन दोनों को वहां पर खाते हुए देखकर कुछ लोग और भी आ जाते हैं और इस तरह धीरे धीरे पहले ही दिन उनके पास काफी अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। 30 में 4 पूरी, और कविता पूरियां भी थोड़ी बड़ी और मोटी ही बना रही थी ताकि लोगों का पेट भर सके। पहला दिन था, वो थोड़ा ही सामान लेकर आए थे, देखते ही देखते वो खत्म हो गया। माँ, मुझे तो ये पता था कि ये काम चल जाएगा, पर पहले ही दिन हमारे पास अच्छा खासा काम आया, लेकिन हम लोग तो बहुत ही कम सामान लेकर आए थे। कुछ भी कह कविता, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है, अपने पैसों की बात ही कुछ और होती है। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी घर आ जाती हैं और अगले दिन की तैयारी में लग जाती हैं। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत उनके पास आती है। चाची, मैंने सुना है तुम लोगों ने आज सब्जी पूरी की दुकान लगा रखी है। हाँ, तो उसमें बुराई क्या है, अपना काम हमने शुरू किया है। अरे नहीं, मैं तो बस पूछने के लिए ही आई थी। वो कह रहे थे कि तुम दोनों को वहां पर सब्जी पूरी बेचते हुए देखा। वैसे कितना अजीब नहीं लग रहा होगा कि सुबह सुबह इतने सारे लोगों के बीच में आप दोनों सब्जी पूरी बना रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम्हें दिक्कत इस चीज से हो रही है कि हम सब्जी पूरी बेच रहे थे, या इस चीज से दिक्कत हो रही है कि हम इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होकर सब्जी पूरी बेच रहे थे? सुनो बेटी, जाओ, तुम्हारे घर में बहुत सारे काम होंगे, उन काम को जाकर खत्म करो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। ये लो चाची, मैं तो तुमसे बात करने के लिए आई थी कि कोई और काम क्यों नहीं देख लेती हो। क्यों, जो काम हम कर रहे हैं उसमें क्या बुराई है? तुम्हें हमारे काम में जो बुराई दिख रही है, तो तुम्हें ये नहीं दिखा कि इस घर में 2 बच्चे हैं जो 10 दिन से भूखे बैठे हुए थे? जरा जाकर उनका हालचाल पूछ लूं। बस मुंह उठाकर आ गई ये पूछने के लिए कि सब्जी पूरी क्यों बेच रही हो। उस औरत के जाने के बाद, माँ, वो भाभी ऐसा क्यों बोलकर गईं? क्या ये काम बुरा है? कविता की ये बात सुनकर उसकी माँ हंसने लगी और फिर अपनी बेटी को बोली, तुम्हें पता है बेटी, मैं तुझे आज बहुत ही ज्ञान की बात बताती हूँ। गज भर की जो जबान होती है ना, वो कैंची का काम करती है, और तुझे तो पता ही है कैंची का काम होता है काटना। तो तुम्हें भी पत्थर बन जाना है। कौन क्या कहता है और क्या नहीं कहता, इन बातों पर ध्यान ना देकर तू सिर्फ अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे। अगले दिन सुबह सुबह कविता अपनी माँ के साथ फिर वहां पर जाकर सब्जी पूरी का अपना ठेला लगा लेती है। धीरे धीरे सभी लोग सुबह के नाश्ते की तलाश में उसके पास आने लगते हैं और स्वादिष्ट सब्जी पूरी खाकर अपनी भूख शांत करते हैं। देखते ही देखते आज भी उनका सारा सामान बिक जाता है। घर आने के बाद कविता अपनी माँ से कहती है कि हम यही काम करेंगे
और बस उसके बाद वो अपने बच्चों के लिए स्कूल में बात करती है, उनका एडमिशन कराती है और रोज सुबह अपनी माँ के साथ जाकर सब्जी पूरी का काम करती है। वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है। काफी समय हो जाता है। कविता और उसकी माँ की मेहनत रंग लाती है और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है। और फिर माँ बेटी फैसला करती हैं कि अब वो दोपहर तक, जब तक कि बच्चे स्कूल से घर नहीं आ जाते, तब तक सब्जी पूरी का काम करेंगी। अब उन्होंने सब्जी पूरी के साथ रायता भी रख दिया और एक दिन नरेश उन लोगों को ये काम करते हुए देख लेता है और वो शाम को कविता की माँ के घर पहुंच जाता है। अरे वाह कविता, तुमने तो अपना अच्छा काम धंधा जोड़ लिया है। घर के हालात भी अच्छे लग रहे हैं, बच्चे भी नए नए कपड़ों में खड़े हुए हैं। चल चल, बहुत हो गया यहाँ पर काम, अपने घर वापस चल, वही तेरा असली घर है। अगर वही मेरा असली घर था तो उस घर से निकाला क्यों था? और अब मुंह उठाकर मुझे लेने कैसे आ गए? क्योंकि तुमने मुझे काम करते हुए देख लिया है, बच्चों को अच्छे कपड़ों में देख लिया। हमारे अच्छे हालात तुमसे देखे नहीं जा रहे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझसे गलती हो गई। चलना, वापस अपने घर चलते हैं, वहीं पर ही ये काम करना। वाह भाई वाह, वहां जाकर भी मैं काम ही करूंगी। और घर पर वो तुम कह रहे हो कि मेरा है, मैं अपने घर जाकर काम क्यों करूं? तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। हाँ हाँ, मैं ही तो ख्याल रखूंगा। तुम काम करना और मैं तुम्हारा वहां पर ध्यान रखूंगा कि कोई आकर तुम्हें परेशान ना करे। सुनो मेरी बात, अभी यहाँ से चले जाओ और मेरा दिमाग मत खराब करो। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। अगर मुझे अपने बच्चे खुद ही पालने हैं तो मैं यहाँ अपने माँ के साथ रहकर पालूंगी। बेटी, मैं तुझे उसके साथ भेज देती, लेकिन इसकी आंखों में लालच नजर आ रहा है। उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है कि ये तुझे नहीं, तेरे काम की वजह से तुझे यहाँ से लेकर जा रहा है। और अब मैं कहती हूँ, तुझे इसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। तू अपने बच्चों को खुद पाल सकती है, मैं रहूं या ना रहूं। ये सुनकर नरेश वहां से चला जाता है और उसके बाद कविता कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती और अपने जीवन की अनेकों ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है।